हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। यहाँ पे एक ड्राफ्ट रूल आया है, पब्लिश हुआ है कुछ मोबाइल्स को लेकर के, कि स्मार्टफोन्स को लेकर के, कि उनका जो सोर्स कोड होता है और वो सरकार मांग रहा है, और हर जो सिक्योरिटी अपडेट होगा उसमें सरकार को बताना पड़ेगा। तो ये लेकिन ड्राफ्ट रूल है, तो इस पे अभी हम नहीं जा रहे हैं। फिर ईरान में प्रोटेस्ट चल ही रहा है, वो यूएस वो स्लैम कर रही है, उसको बोल रहा है, वो इसको बोल रहा है। ये एमएलए हैं रेप के केस में, मोदी जी वहाँ गए हैं सोमनाथ, वहाँ पे भाषण दिए हैं। और जेज इन्वेस्टर्स टू सीज इंडियन ऑफ इंडियाज अपॉर्चुनिटी। और स्टालिन बोल रहे हैं कि तमिलनाडु, तो ये जो श्रीलंका है वहाँ पे तमिल लोगों को रिस्क पे है। तमिल वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ सिन्हाला जो कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है। वो हमारे तरह, इंडिया की तरह वो लिबरल नहीं है। वहाँ पे उनको राइट्स नहीं दिया गया है तमिल्स को, तो वो कॉन्फ्लिक्ट एक चलता है। एडिटोरियल में देखिए, पहला कल हम लोग न्यूज़ पढ़े थे कि यूएस जो है वो 66 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ये सब से अपना नाम हटा लिया है। तो उसका क्या असर होगा, ये वही थोड़ा बहुत, जैसे ये देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पैसा देता है, तो ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एचआईवी, एड्स, ये सब का जो प्रोग्रेस हो रहा है हेल्थ पे, ये इसमें असर पड़ेगा, यही सब इसमें दिया हुआ है। दूसरा, यंग लव पॉक्सो, वो जो कल बात हुआ था कि फॉर एग्जांपल अगर लड़का 19 साल का है, लड़की 17 साल की है, कंसेंशुअल सेक्स होता है, तो लड़के पे सेक्सुअल पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का केस लग जाएगा। तो उसी में ये दिया हुआ है कि कैसे वो जो एक्ट है, वो सिंपल सा जो एक लॉ है जिसमें माइनर्स को ऐसा माना जाता है कि दे के नॉट गिव कंसेंट, कि उनका कंसेंट है ही नहीं, वो अगर करते हैं नहीं करते हैं कंसेंट, उनका माना जाएगा कि वो कंसेंट कर ही नहीं सकते हैं, दे आर नॉट केपेबल टू गिव कंसेंट। तो वो जो प्रोविजन है उसको कैसे अगर मैरिज में ये सब में मिस यूज़ किया जाता है, वही है। ये भी पॉक्सो पे एक दिया हुआ है, तो ये पढ़ सकते हैं आप। द ईयर गॉन बाय क्वाड्स ईयर ऑफ इंटररेग्ना, तो ये क्वाड आपको पता होगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुपिंग है, बेसिकली इंडो पैसिफिक पे फोकस करता है। तो इसमें देखिए, जो मेरे को काम का लग रहा है, वो ठीक है, आर्टिकल अपना बोल रहा है कि भाई अभी तक अलग अलग, मतलब बेसिकली क्या हुआ है कि 2025 में जो लीडर्स समिट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। फॉरेन मिनिस्टर समिट हुआ है लेकिन लीडर समिट नहीं हुआ है, तो उसमें वही बोल रहा है कि इवन दो कि लीडर समिट नहीं हुआ है तो क्वाड इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। अलग अलग एग्जाम्पल देखिए, मेरे को जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो देखिए, इसका मेजर इनिशिएटिव्स याद रखिए। क्वाड क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फोरम, क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पार्टनरशिप, क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज, क्वाड साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये आप कम से कम नाम याद रखिए, ध्यान में रखिए कि हाँ ये क्वाड से रिलेटेड है। अगर आप क्वाड को प्रिपेयर कर रहे हो, आपको मेंस में भी आंसर राइटिंग में मदद करेगा कि क्वाड का अभी तक क्या अचीवमेंट है, तो ये 4-5 चीज़ आप लिख सकते हो। देखिए, जो यूपीएससी के मेंस में आपको जो काम आने वाला है वो है उसका चैलेंजेस। सबसे पहला तो इसको एक एंटी चाइना पार्टनरशिप के तौर पे देखा जाता है कि चाइना के खिलाफ इसको बनाया गया है। फिर इसमें फॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब फॉर्मल नहीं है, मतलब कोई जैसे फॉर एग्जांपल एससीओ है तो उसका एक ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है। बिम्स्टेक है, उसका ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है। इसका क्वाड का ना कोई सेक्रेटेरिएट है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई शेड्यूल है, कुछ नहीं है। फिर 2025 में लीडर समिट नहीं हुआ है। ट्रम्प का आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज एंड शिफ्ट ऑफ अटेंशन फ्रॉम इंडो पैसिफिक पे, अभी तक वो इंडो पैसिफिक में ध्यान लगाए हुए था। अभी आप लोग देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, ये ऑयल और जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके पीछे भाग रहा है। पहले वेनेजुएला पे अटैक किया, अब ग्रीनलैंड के लिए कर रहा है, उसका फोकस हट गया है। फिर इमरजेंस ऑफ ऑकस, ये 2-3 साल पहले ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने मिलकर बनाया था, तो ये एक, ये भी इंडो पैसिफिक टाइप का हो गया, और इसमें अटलांटिक ओशन भी आ जाता है। तो ये कुछ 3-4 चैलेंजेस मेरे दिमाग में आया। दूसरा, इंडिया स्पेसिफिक चैलेंज किया है, तो एक तो बैलेंसिंग एक्ट विद चाइना। देखिए, इसको देखा जा रहा है कि हाँ एंटी चाइना है, तो चाइना अगर उसको सही में देखेगा कि ये उस रूप में, कि एंटी चाइना के रूप में, तो वो इंडिया के लिए नुकसानदेह होगा। क्योंकि इंडिया एक लौता कंट्री है जो चाइना के साथ, मतलब क्वाड का एक लौता कंट्री है जो क्वाड के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। दूसरा कि टैरिफ इम्पोज बाय यूएसए,
तो इसमें क्या हो रहा है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो क्या यूएस को, जो आज कुछ कर रहा है कल फिर कुछ कर रहा है, मतलब उसका कुछ स्पेसिफिक वो नहीं है कि पॉलिसी की हाँ मेरे को ये गोल है, उसको बस है कि सुबह उठते हैं ये कुछ भी करते हैं, जो दिमाग में आता है कुछ भी बोल देते हैं। वो एक क्यूबा के लिए लिखा है बोल्ड लेटर्स में कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। तो अब वो राष्ट्रपति जैसा तो बिहेव करता नहीं है, तो अब जो भी, इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इंडिया को करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे ध्यान दें कि मेरा क्या इंटरेस्ट है। मेरा अगर इंटरेस्ट यूएस से पूरा हो रहा है तो हम यूएस के पास वो इंटरेस्ट पूरा करेंगे। अगर मेरा चाइना के साथ इंटरेस्ट पूरा हो रहा है तो हम चाइना के, जैसे अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया कि चाइना का जो इम्पो जो वीज़ा होता है उसको इंडिया वो कर दिया था, वीज़ा नहीं, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में उनको बैन कर दिया था वो अभी अलाउ कर दिया। तो ठीक है, अगर इंडिया को लगता है कि वो मेरे फ़ायदे में है तो वो करना चाहिए। फिर इराटिक डिसीजन जो यूएस का है अंडर ट्रम्प, इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी कर सकता है। टैरिफ लगाया, अब बोल रहे हैं 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और कंटिन्यू इट्स पॉलिसी ऑफ नॉट मिलिटराइजिंग द क्वाड, कि मिलिट अभी तक क्वाड को मिलिटराइज नहीं किया है। तो उस चीज़ को अगर यूएस उसको फोर्स भी करेगा, मेरे को नहीं लगता करेगा, अगर करता है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बैलेंस बिटवीन यूएस एंड चाइना एज दीज टू आर इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये इंडिया को करना पड़ेगा, क्योंकि किसी साल यूएस टॉप पे चला जाता है, किसी साल चाइना चला जाता है। अब अगर यूएस बोलेगा चाइना के साथ ट्रेड मत करो तो वो भी नुकसानदेह है। चाइना अगर देखेगा यूएस से ज़्यादा सट रहा है इंडिया, तो वो अगर कुछ नेगेटिव एक्शन लेगा तो वो भी ठीक नहीं। तो वी हैव टू बैलेंस बिटवीन दीज टू पावर्स। फिर इंडिया शुड अवॉइड बिकमिंग अ पॉन इन यूएसए's अटेम्प्ट टू कंटेन चाइना। अब वो अलग अलग पैंतरा अपनाएगा, वो टैरिफ भी लगाया, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएगा, वो धमकाएगा भी। इंडिया को उसमें पॉन नहीं बनना चाहिए कि हाँ जो मेरे को यूएस के इतना क्लोज जाना है कि यूएस कुछ भी बोल रहा है तो उसको कर रहे हैं। ये मैप आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये आपको वर्ल्ड मैप ड्रॉ करने का प्रैक्टिस होना चाहिए, और अलग अलग एंगल से, फॉर एग्जांपल अफ्रीका बीच में हो, साउथ अमेरिका बीच में हो, अटलांटिक बीच में हो, पैसिफिक बीच में हो, तो वो अगर आप प्रैक्टिस रखिएगा तो मेंस में अच्छा रहेगा। तो ये वाला देखिए, जो ये रीजन है ना, ये जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट होता है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका सॉरी, यहाँ से जो स्टार्ट होता है, तो यहाँ से लेकर के कुछ, असल में तो ये भी काउंट होना चाहिए क्योंकि यूएस तो असल में यहाँ पे है। ये थोड़ा वो है, रिस्ट्रिक्टिव है, लेकिन हाँ ये सब इंडो पैसिफिक पूरा, ये रीजन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग, ये सब पूरा इंडो पैसिफिक में है। तो यहाँ पे देखिए कि चाइना भी आ गया, इंडिया भी आ गया और यूएस भी आ गया। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा एरिना है जिसमें सारे वर्ल्ड पावर्स मिलते हैं, और उनका कुछ, बस यूरोप इसमें नहीं आता है। तो ये क्वाड को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और क्वाड अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो मेंस के हिसाब से पढ़िएगा, मेंस में एक पीवाईक्यू भी आया है उसको भी देखेंगे। उसके बाद आते हैं, ये देखिए ये है डिलिमिटेशन पे। ये आर्टिकल पे बाद में आते हैं, पहले डिलिमिटेशन समझते हैं क्या होता है। देखिए हर बार जब इलेक्शन होता है तो उसके पहले, इलेक्शन नहीं, हर बार जब सेंसस होता है तो उसके बाद जो दो चीज़ तय होता है, एक कि लोकसभा में सीट कितना हो, और दूसरा कि हर स्टेट को कितना सीट मिले, मतलब कितना सीट मिलेगा हर स्टेट को, और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूंसी कितना होगा। जैसे यूपी में अभी 80 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ये पहले आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल ये 82 है कॉन्स्टिट्यूशन का। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल टू द स्टेट्स, मतलब कितना सीट होगा, एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब किस स्टेट में कितना कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, shall be readjusted by such authority and in such manner as parliament may by law determine। तो इसके कारण बनता है डिलिमिटेशन, ये जो लॉ है इसके लिए बनता है डिलिमिटेशन कमीशन। Provided that such readjustment shall not affect the representation in the house of the people until the dissolution of the then existing house। मतलब उस समय एक नया डिलिमिटेशन कमीशन बना, उसने अपना रिजल्ट दे दिया, लेकिन वो तब तक असर नहीं करेगा जब तक वो लोकसभा भंग ना हो। प्रोवाइडेड फर्दर कि जब राष्ट्रपति वो बोलेंगे अपने ऑर्डर में तब तक वो इफेक्ट नहीं होगा। जो मैटर है वो यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद।
इसमें क्या बोलता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अंटिल द रेलिवेंट फिगर्स फॉर द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर द ईयर 2026, मतलब अब जो सेंसस हो रहा है, हैव बीन पब्लिश, जब तक 2026 का पब्लिश ना हो तब तक, द एलोकेशन ऑफ इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू रीएडजस्ट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल टू द स्टेट्स एज रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। फिर अगला बोल रहा है कि द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी एज मे बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। ये 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये 84th वाला बोल रहा है कि हाउस ऑफ द पीपल में किस स्टेट को कितना सीट मिलेगा, ये आप 1971 के सेंसस में जो तय हुआ है वही चलेगा। दूसरा बोल रहा है कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो डिवाइड हुआ है, जो साइज है, वो आप नहीं कर सकते हैं 2026 के सेंसस के बाद तक। तो ये दो प्रोविजन है। पहला कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू द स्टेट्स, हर स्टेट में कितना सीट जाएगा। दूसरा, द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, कि हर स्टेट में कितना सीट हुआ ये तय हो गया 1971 के सेंसस के हिसाब से। अब 2001 के सेंसस के हिसाब से आप ये तय करेंगे कि उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी जो होगा वो कैसे होगा। वो इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, कि ऐसा नियम नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन लगभग इक्वल हो। अब इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखिए 2026 में होने वाला है चुनाव, ये सेंसस 2027, 26, 27 में, और 2029 में होने वाला है लोकसभा का चुनाव। तो प्रोबेबली 27 के एंड में या 28 में एक डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। अब जैसा आपको पता होगा कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो ज़्यादा सीट मिलेगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कि 10 मिलियन पे, मतलब 1 करोड़ पे एक एमपी बैठेगा। तो अब अगर बिहार का पॉपुलेशन हो जाए 15 करोड़, तो उसमें 15 एमपी बैठ जाएंगे। यूपी में हो गया 20 करोड़, तो वहाँ 20 एमपी बैठ जाएंगे। लेकिन साउथ के स्टेट्स ने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, अब उसका पॉपुलेशन 6 करोड़ है, तो उसको 6 सीट मिलेगा। पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, क्योंकि बिहार, यूपी, बंगाल, ये सब का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट रहा है, जैसे बिहार का फॉर एग्जांपल 25%, 20%, 22%, और साउथ के स्टेट्स ने अपना कंट्रोल कर लिया है। तो उनको लग रहा है कि अब जो डिलिमिटेशन होगा, तो क्योंकि हमारा पॉपुलेशन हमने कंट्रोल कर लिया और पॉपुलेशन कम हो गया है, तो हम लोगों को कम सीट मिलेगा। तो ये जो आर्टिकल है ये उसी पे है कि ये कैसे इस चीज़ को हम लोग टैकल करें। अब ये जो साहब हैं, ये 4 तरीका बता रहे हैं, तो ये मेरे को वैसा कुछ लगा नहीं, और यूपीएससी मेरे को नहीं लगता कि ये पूछने वाला है। बस आप ये ध्यान रखिए कि डिलिमिटेशन क्या है और डिलिमिटेशन में प्रोविजंस क्या है। देखिए, पहला प्रोविजन है कि जब भी सेंसस होगा तो एक डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। वो कब लागू होगा? जब लोकसभा भंग हो जाएगा उसके बाद। जो लोकसभा चल रहा है उसमें वो लागू नहीं होगा। उसके बाद 2 जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो ये है कि जब तक 2026 का जो सेंसस, 2026 या उसके बाद के सेंसस डेटा नहीं आता है, तब तक ना तो आपको लोकसभा का सीट बढ़ाने का ज़रूरत है, ना तो आपको स्टेट्स को जो अलोकेट हुआ है सीट्स वो चेंज करने का ज़रूरत है, ना आपको वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी बने हुए हैं उनको चेंज करने का ज़रूरत है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। ये आप लोग याद रख सकते हैं कि जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है टू ईच स्टेट वो 1971 के सेंसस पे है, और जो कॉन्स्टिट्यूंसी का डिवीजन है वो 2001 के सेंसस पे। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और यूपीएससी एक पूछा था सवाल कि अभी तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन हुए, 1952, 1962, 1972 और 2002। 2002 इसके कारण हुआ था, जो 2001 का सेंसस वाला कर दिया तो 2001 में सेंसस हुआ, और ये वाला जो प्रोविजन है इसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए। एक और जो है वो है आर्टिकल 329। ये क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, the validity of any law relating to delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies may or made or purporting to be made under article 327, 328, वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पावर्स पे है, shall not be called in question in any court। मतलब डिलिमिटेशन कमीशन का बेसिकली जो रिजल्ट, जो उसका ऑर्डर होता है, उसको कोई कोर्ट में वो नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता।
तो ये हो गया। यहाँ पे भी वही है, शुड द एज ऑफ कंसेंट बी लोअर्ड। इसमें देखिए मेंस में भी पूछ सकते हैं कि ब्लैंकेट इंडिया में है कि एज ऑफ कंसेंट जो है वो 18 साल है। अब मैरिज का आपने 18 साल और 21 साल कर दिया, बीच में आया था कि महिलाओं के लिए भी 21 साल कर देंगे। तो कौन डिसाइड कर रहा है? कहीं कहीं 16 साल है। तो कौन कब कैसे, व्हाट इज द बेसिस ऑन व्हाट somebody says that the एज ऑफ कंसेंट शुड बी 16 और 18? तो उसी पे पूरा आर्टिकल दिया, फिर उसमें पॉक्सो है, उसको कैसे मिसयूज होता है। ये इंडियाज मैरीटाइम पॉलिसी, आप ये बस याद रखिए। INSV कौंडिन्य, ये क्या है? इंडियन नेवी का एक स्टिच्ड सेलिंग वेसल है। बाकी ये जो है ना, ये एक किताब के ऊपर दिया हुआ है इंडिया का। इसमें चोलास का नाम है, चोलास आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि साउथ इंडिया में थे और उन्होंने बाहर उनका जो मैरीटाइम पावर थे, वो उनका जो नेवी था बहुत स्ट्रांग था। तो कुछ कुछ दिया हुआ है। इसके बाद अपन चलते हैं, पहले देख लेते हैं काम का चीज। एक भैरव बटालियन आया है, ये अगर आप न्यूज में जाइएगा तो ये वाला देखिए। एक भैरव बटालियंस टू डेब्यू इन आर्मी डे परेड इन जयपुर ऑन जनवरी 15। भैरव बटालियन क्या है? तो ये एक लाइट कमांडो बटालियन है। मतलब लाइट होता है जो ये होता है हैवी होता है, जिसके पास ढेर सारा वो गन उसका भारी होगा, बहुत सारा एमोज होगा। ये लाइट होता है कि जल्दी मूवमेंट, जल्दी से अटैक करे, जल्दी से हट जाए वहां से। तो हर बटालियन में लगभग 250 सोल्जर्स होंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनहेंस स्विफ्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी अलोंग क्रिटिकल बॉर्डर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान। तो चाइना और पाकिस्तान पे ये लोग डिप्लॉय होंगे, LOC पे, LAC पे। और एक जो इनका और बोला जा रहा है वो पैरा SF है, स्पेशल फोर्सेज है। उनका जो लोड है ना, उसको थोड़ा मतलब और वो उनका काम है एनिमी लाइन के अंदर जा करके अपना ऑपरेशन पूरा करके वापस आना। तो उसके लिए रहे वो। अगर बॉर्डर पे जो भी करना है वो ये भैरव बटालियन करेगा। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, भैरव बटालियन। फिर ट्विटर अपना माफी मांग लिया कि भाई ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक ये देखिए, पेनी ड्रॉप मेथड है। पेनी ड्रॉप मेथड क्या होता है ना, कि आपको जैसे किसी अकाउंट में आपको करवाना है कि हाँ ये अकाउंट सही है या गलत है, मतलब उसको ऑथेंटिकेट करवाना है, तो आप उसमें 1 रुपए का पेमेंट करवा देते हो। उसी को पेनी ड्रॉप मेथड बोलते हैं। क्रिप्टो कस्टमर्स के लिए ये है, मतलब मैंडेट किया गया है कि उनका सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। बेसिकली क्या है कि पहले क्रिप्टो को जो RBI है वो बैन कर दिया, बोला कि नहीं नहीं ये बैन है पूरा इंडिया में। फिर सुप्रीम कोर्ट बोला ऐसे ब्लैंकेट बैन नहीं हो सकता है। फिर निर्मला सीतारमन उस पे जो क्रिप्टो का ट्रेडिंग और ये सब पे टैक्स लगा दी थी। तो अभी क्रिप्टो का ट्रेड होता है वो अलाउड है इंडिया में, उसी के लिए ये सेफ्टी के लिए है। ये सब ऐसे ही है। ये वाला देखिए, काउंटडाउन टू लॉन्च ऑफ PSLV C62 मिशन बिगिंस। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके जस्ट पहले हम न्यूज़ देखे थे, ये जो मिशन है वो फेल हो गया है। तो ये है क्या? PSLV GSLV, देखिए PSLV क्या है? ये 4 स्टेज है, ठीक है। पहला सॉलिड होता है, इसका जो फ्यूल होगा वो सॉलिड होगा। फिर दूसरा जो स्टेज होगा वो लिक्विड होगा, फिर सॉलिड फ्यूल होगा, फिर लिक्विड फ्यूल होगा। ये ऐसा कुछ होता है। फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल होगा ये वाले में, सेकंड स्टेज में फिर लिक्विड होगा, फिर थर्ड स्टेज में सॉलिड होगा, फिर फोर्थ स्टेज में लिक्विड होगा। ये सब इसरो के वेबसाइट से लिया हुआ है। ग्रॉस वेट, ओवरऑल हाइट, डायमीटर, ये सब जानना तो नहीं है, बस ऐसे ही डाल दी। ये बस आप याद रखिएगा कि ये मेनली सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में या पोलर ऑर्बिट में डालने के लिए यूज होता है, जो यूजुअली लो अर्थ ऑर्बिट होता है। इसका क्या होता है कि ये इक्वेटर के अराउंड नहीं मूव करता, ये पोल टू पोल वो करता है, रोटेट करता है। अब ये देखिए कि जब ये SSPO है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, तो इसमें 1750 kg है। लेकिन जब आप जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जाते हो तो इसका जो पेलोड का वेट हो जाता है वो 1425 kg ही हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा ऑर्बिट है, उसमें आपको ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए, तो इसलिए वेट कम हो जाता है। इसके बाद आया, हाँ इसमें इसने क्या क्या लॉन्च किया है, तो एक चंद्रयान 1 और मंगलयान।
फिर आया जीएसएलवी। जीएसएलवी क्या है, तो पहला सॉलिड स्टेज है, फिर लिक्विड स्टेज है, फिर क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक मतलब जो फ्यूल है वो बहुत लो टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो इसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है और ऑक्सीडाइजर के लिए लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है। इसका पेलोड देखिए, जीटीओ में 2250 और लो अर्थ ऑर्बिट में 6000 केजी। तो इसका थोड़ा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है उससे, पीएसएलवी से। अब जीएसएलवी का भी आ गया मार्क 3, इसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये भी वही है, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। लेकिन इसमें ट्रांसफर ऑर्बिट में, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 केजी तक ले जा सकता है, और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें 8000 केजी का ले जा सकता है। ये जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसी को ह्यूमन रेटेड बना करके, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 करके ये गगनयान में जाएगा। फिर इसमें देखिए ये वाला एक SLV-3, ये अब यूज़ नहीं होता। ASLV ये भी अब यूज़ नहीं होता। ये वाला आया अपना PSLV, ये एक्सेल इसका वेरिएंट है। PSLV के ढेर सारे वेरिएंट है, जैसे अभी जो आप न्यूज़ पढ़ोगे वो DL वेरिएंट है, तो ये एक्सेल वेरिएंट है। ये वाला हमारा GSLV मार्क 2 है, इसमें देखिए बूस्टर्स लगे हुए हैं। और ये GSLV मार्क 3 है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रॉकेट है इंडिया का। तो ये आप लोग थोड़ा दिमाग में रखिएगा। बाकी फिर आज मेरे को नहीं लगता कुछ काम का होगा। एक ये वाला न्यूज़ देखिए, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री फंड्स सॉट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज। अब ये FRA में फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज, ग्राम सभा, ये सब का पावर डिफाइन किया हुआ है। तो उसी में जो फॉरेस्ट राइट्स जो होता है ना, उसके लिए ये जो फंड चाहिए वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से मांगा है। देखिए FRA हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 75 ईयर्स अगर आप रहते हो किसी एरिया में तो आपको इंडिविजुअल राइट्स मिलता है, उसके बाद कम्युनिटी राइट्स मिलता है, फिर ग्राम सभा को अथॉरिटी होता है, ग्राम सभा के बाद सब डिवीजन में जाता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है कि राइट्स मिलेगा कि नहीं, उसमें 4 हेक्टेयर तक आपको मिल सकता है, आप सेल नहीं कर सकते हो, आप इनहेरिट कर सकते हो। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। न्यूज़ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो हो ही रहा है, चलता ही रहता है। तो आप जो इसका बेसिक है ना वो आपको दिमाग में रहना चाहिए। और साइंस में ये दिया है, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस इन द ग्लोबल साउथ अंडरमाइन राइट्स। मतलब बेसिकली बोल रहा है कि जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है ना वो फोकस क्या कर रहा है कि एक प्रिस्टीन लैंड हो, कि उसमें ना कोई आदमी हो, कोई छेड़छाड़ ना हो, कुछ भी ना हो। एक एलाइटिस्ट वे ऑफ थिंकिंग है, ये रिसर्च बोल रहा है। और उसका आर्ग्यूमेंट है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, जो उस फॉरेस्ट में रहते आए हैं, जो कंजर्व करते आए हैं, उनको भगाने के जगह उनको उनका राइट है कि वो उस फॉरेस्ट में रहें और उसको कंजर्व करें। बस उतना ही है यहाँ पे। फ्रंट में तो ठीक है, ये सब कुछ काम का नहीं है। सेंट्रल बोर्ड फ्लैग्स मेजर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। ग्राउंड वाटर पे आप लोग नहीं बनाए हम, लेकिन ग्राउंड वाटर इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस। हिंदी इम्पोजिशन ड्रो कर्नाटका वर्सेस केरला ओवर मैंडेटरी मलयालम पीक्स। अब देखिए हिंदी का तो उन लोगों को प्रॉब्लम था ही साउथ इंडिया में, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, लेकिन अब मलयालम ये केरला ने कर दिया कि मलयालम इज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब वहाँ पे कन्नड़ा स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है, तो उसमें कर्नाटका थोड़ा गुस्सा आ रहा है। तो इंडिया में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना वो भी पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी वाले पार्ट में आता है, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ खास नहीं है। और आज का देख लेते हैं हम लोग PYQ। देखिए ये 2024 में पूछा है कि आज तक कितने डिलिमिटेशंस हुए हैं। तो अभी देखें हम लोग कि 4 हुए हैं। फिर PSLV पे ये एक दिन और हम देखे थे हम लोग, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, वेयर एज GSLV आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ये वाला सही है, क्यों? क्योंकि वो ऐसे जा रहा है। अभी जैसे निसार का हम लोग बात किए थे, निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, वो भी पोलर ऑर्बिट में जाएगा।
क्योंकि वो पोल से पोल जाएगा और अर्थ नीचे ऐसे उसका रोटेट करेगा, तो वो पूरे अर्थ को इमेज कर पाएगा। जीएसएलवी क्यों, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, देखिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी लॉन्च कर सकते हैं। ऊपर क्यों लॉन्च करते हैं हम लोग कि भले ही लेटेंसी थोड़ा बढ़ेगा लेकिन वो ज़्यादा कवर कर पाएगा। अगर कम एरिया पे रहेगा, कम एल्टीट्यूड पे रहेगा, तो वो कम एरिया को कवर कर पाएगा। फिर सैटेलाइट्स लॉन्च बाय पीएसएलवी अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड। नहीं, ये वाला जो ये जियो सिंक्रोनस का सैटेलाइट का वो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे अगर जीएसएलवी होता ना, तब ये सही होता। जीएसएलवी मार्क थ्री अभी इज अ 4 स्टेज, नहीं अभी हम लोग देखे 3 स्टेज है, तो ये भी गलत है, तो 1 ओनली हो जाएगा। इसमें मेंस का दो क्वेश्चन आए देखें हम कि क्वाड, जो क्वाड है, इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम अ मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स, डिस्कस। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि मिलिट्री अलायंस कैसे था, उसके बाद फिर बताना पड़ेगा ट्रेड कैसे हो रहा है। तो उसमें आप लोग केवल ट्रेड में नहीं, जो ओवरऑल आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो कि हाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि अगर आप क्लीन टेक्नोलॉजी का भी बात करोगे, तो ऐसा नहीं है कि क्लीन टेक्नोलॉजी ये लोग फ्री में एक दूसरे पे बांट रहे हैं, उसमें भी ट्रेड ही होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो रहा है तो वो भी फ्री में ऐसा नहीं होगा, वो भी उसमें भी कुछ ट्रेड, कुछ इकोनॉमी, कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होगा ही। फिर व्हाट ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वाड से रिलेटेड नहीं है, इंडिया यूएस से रिलेटेड है। व्हाट इंट्रोड्यूसेस फ्रिक्शन इन द टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इज दैट वॉशिंगटन इज स्टिल अनएबल टू फाइंड फॉर इंडिया अ पोजीशन इन इट्स ग्लोबल स्ट्रेटेजी which would satisfy India's national self-esteem and ambitions. Explain with suitable examples. अब इसमें देखिए एक एग्जांपल कि यूएस चाहता है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो जिसमें वो टॉप पे रहे, और एक बाइपोलर ये हो, एशिया हो जिसमें चाइना रहे और इंडिया रहे। चाइना चाहता है कि भाई बाइपोलर वर्ल्ड हो जिसमें यूएस रहे और चाइना रहे, और यूनिपोलर एशिया हो जिसमें चाइना टॉप पे रहे। तो ये इंडिया के लिए भी, इंडिया इसके लिए एग्री नहीं करेगा। वो अगर यूनिपोलर वर्ल्ड बनाएगा तो चाइना एग्री नहीं करेगा, बाइपोलर वर्ल्ड के लिए यूएस एग्री नहीं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो ये अलग अलग आपको इसमें आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन हम ये देखना दिखाना चाह रहे हैं कि यूपीएससी जो है वो थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है। ये भी एक ऐसा सीधा साधा क्वेश्चन नहीं है कि मिलिट्री से ट्रेड ब्लॉक से मिलिट्री हो गया, भाई समझा दो मेरे को, इतना इजी नहीं है। उसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो दिमाग आप तभी लगा पाओगे जब आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा, जब आपको पता रहेगा कि क्वाड में क्या, मीटिंग में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसलिए न्यूज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।